आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वो भी साइंस का। 27 नवंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। टोटल 25 प्रश्न है साइंस का इसमें पूछा गया था, जिसमें फिजिक्स के 9 प्रश्न पूछा गया था और केमिस्ट्री के 8 प्रश्न पूछा गया था और बायो के भी 8 प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए बिना देरी के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एक mkg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू g इंटू h, जहां m क्या होता है? द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वाकर्षण और h इसका ऊंचाई होता है। तो कहाँ पे हो जाएगा? mgh, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v किस सूत्र द्वारा संबंधित है? तो आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है v अपॉन a। लेंस सूत्र में होता है v अपॉन u, v अपॉन u। फिर से लिख दे रहे हैं, v अपॉन u होता है, जहां v प्रतिबिंब की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? m बराबर v बटा u। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा m बराबर। राइट आंसर हो जाएगा सी, m बराबर v बटा u। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की विशेषता है? कौन सी विशेषता होता है? तो गैस में अगर बात करेंगे तो गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, यानी दोनों अनिश्चित होता है। सॉलिड यानी ठोस, सॉलिड की बात करें तो इसका आयतन और आकार जो होता है वो दोनों निश्चित होता है। वही द्रव की बात करें तो इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे हमसे गैस के बारे में पूछा गया था, तो इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। तो निश्चित आकार, कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब एक बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे बढ़ती है क्योंकि? जब बंदूक चलाई जाती है, बंदूक जब चलाई जाएगी तो बंदूक आगे बढ़ेगा। बंदूक जब आगे बढ़ेगा तो ये पीछे की ओर बैक करेगा। ये किसके? तो न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार जो बंदूक है वो पीछे की ओर भागेगा। तो बंदूक का प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। HIV संचरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? HIV संचरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो HIV एरोसेल के माध्यम से संचारित होता है। नहीं, HIV कभी भी हवा के द्वारा नहीं संचारित होता है। HIV मच्छर के काटने से संचारित होता है? तो नहीं। HIV सामान्य संपर्क के माध्यम से संचारित होता है? नहीं। HIV जो होता है वो यौन कृतियों के माध्यम से संचारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड
प्रवाहित करने पे क्या अवक्षेपित होगा? तो चूने के पानी CaOH का हॉल ट्वाइस को बोलते हैं चूने के पानी, और इसमें जब CO2 प्रवाहित करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो CaCO3 मिलेगा। अवक्षेप के रूप में ये बचेगा, ये अवक्षेप के रूप में बचेगा, अवक्षेप के रूप में। तो क्या हो जाएगा? C। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है क्योंकि? चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है, यानी कम होता है। और W बराबर यानी भार बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, तो चंद्रमा पर ग्रेविटी कम होता है जिसके वजह से वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी A ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच संबंध क्या है? तो P बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं W/T। इसी को हम लोग लिख सकते हैं W बराबर P इंटू T। W जहां पर ही क्या है? ऊर्जा है। P क्या है? शक्ति है। और T क्या है? समय है। तो ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। तो ऊर्जा बराबर क्या है? ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। ऑप्शन नंबर C में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में से किसकी अम्लीयता सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में सबसे किसकी अम्लीयता अधिक है? तो सिरका का लगभग होता है 3, दूध का लगभग 7 से कम होता है, 7 से कम, और इसके 7 के पास। और नींबू का रस जो होता है वो 2 के अप्रॉक्स रहता है। तो सबसे कम किसका है? तो नींबू के रस के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक आवेश जो 5 कूलाम का 2 बिंदुओं के बीच ले जाने में कितना कार्य लगेगा जिनके बीच विभवांतर V है? यानी Q आपसे कूलाम दे दिया है, कितना? 5 कूलाम दे दिया है। W आपसे पूछ रहा है और V बराबर भी दे दिया गया है 15 वोल्ट। तो V बराबर वोल्ट बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? W/Q। तो W कितना है? नहीं है। V कितना है? 15। W हमको निकालना है। Q कितना है? 5। तो ये क्या होगा? W बराबर 15 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 15/75 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 75 जूल ऑप्शन नंबर किस में है? C में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में ATP उत्पन्न करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पर्याप्त सतह क्षेत्र होता है? तो ATP का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में किसके विसरण जो है सबसे तेज होगा? तो सबसे विसरण किस में तेज होगा? सबसे ज्यादा विसरण जो होता है वो गैस में होता है। तो गैस में गैस को मिलाएंगे तो विसरण तेज ही रहेगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर B इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकल फसल खेती के तुलना में अंतर फसल कैसे फायदेमंद है? सिंचाई को आवश्यकता को बढ़ाता है? नहीं, सिंचाई को आवश्यकता को नहीं बढ़ाएगा। श्रम लागत को कम करता है? एकदम बिल्कुल नहीं। कम भूमि की आवश्यकता होती है? नहीं। पोषक तत्वों के कुशलता पूर्वक उपयोग करता है और बीमारियों के प्रसार को रोकता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग से बचाने के लिए स्टील और लोहे का जस्ता की परत लेपित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि में जंग से बचाने के लिए लोहा पर जो जस्ता होता है उसको जस्ताकरण या गैल्वीकरण कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। जब हम किसी मेज पर हल्के से मारते हैं तो उत्पन्न ध्वनि धीमी होती है, क्यों? उत्पन्न ध्वनि धीमी होती है क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि की जो प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता जो है वो डिपेंड करता है आयाम पे।
डिपेंड करता है किस पे? आयाम पे डिपेंड करता है, आयाम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो जब हम कम मारते हैं, जब हम हल्का सा मारते हैं, कम मारते हैं, तो इसमें आयाम भी क्या होता है? कम होता है, यानी छोटा होता है। आयाम अगर छोटा होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी कम होगा। तो यही, जब हम किसी मेज पे हल्के से मारते हैं तो उत्पन्न ध्वनि धीमी होती है, क्योंकि उसका कंपन आयाम जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आमतौर पे निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर में जीवों की संख्या सबसे कम होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता की उत्पादक में? तो हम लोग अगर देखेंगे इसका डायग्राम, ऊर्जा के स्तर को डायग्राम, तो नीचे सबसे पहले होता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता और उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। तो इसमें सबसे कम किसका होता है? तो तृतीय उपभोक्ता का कम होता है। तो ये हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। ऑक्सीजन जैसे छोटे अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर जा सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं, क्योंकि कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो चयनात्मक पदार्थों को ही सिर्फ चयन करता है, यानी उसमें चयन करने की क्षमता होता है, जिसके कारण जो है ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों है? क्योंकि उनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इस आधार पे वे क्या कर सकते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसमें खुद का आरएनए रहता है, इसके खुद के पास आरएनए रहता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, खुद का राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम की वजह से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम की वजह से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अपने कुछ प्रोटीन बनाना, यानी अपने से ये प्रोटीन बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सबसे अच्छी तरह से समर्थन करता है तरल पदार्थों का? एक निश्चित आयतन होता है, तरल पदार्थ क्या होता है? निश्चित आयतन होता है, लेकिन कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। तो पानी अपने कंटेनर का आकार ले लेता है। पानी जो है, पानी अगर किसी भी रखिएगा, पानी अगर रखेंगे कंटेनर में तो कंटेनर का आकार ही ले लिया, यानी आकार उसका कैसा हो गया? निश्चित नहीं हुआ, लेकिन आयतन तो वही रहा। अगर 1 लीटर पानी था तो पानी 1 ही लीटर रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी अपने कंटेनर का आकार ले लेता है, लेकिन अपना आयतन बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं r बराबर 2f, तो 40/2 बराबर f, तो f कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रियाओं के द्वारा संचरित हो सकता है? तो यौन क्रियाओं के द्वारा संचरित होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी को बोलते हैं HIV, इसी को बोलते हैं HIV। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये यौन संचरित रोग से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक कार विरामावस्था से शुरू होती है, और विरामावस्था से शुरू हो रहा है तो u कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से, यानी a कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है। 5 सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है? अंतिम वेग। तो v बराबर क्या जानते हैं? u प्लस AT। तो u कितना दिया हुआ है? 0, a कितना दिया हुआ है? 2, और t कितना दिया हुआ है? 5, यानी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन संतृप्त है? संतृप्त, संतृप्त बोलते हैं जिसके बीच कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्डिंग होता है उसको संतृप्त बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कहलाते हैं असंतृप्त। असंतृप्त। तो इसमें देखिएगा पहला है ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपाइन और 2 ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपीन। तो इन ग्रुप जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, इन ग्रुप वाला डबल बॉन्ड होता है, इन ग्रुप यहाँ भी है तो ये भी डबल हो जाएगा। प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए ही बचा सिर्फ। तो ब्रोमोप्रोपेन में सिंगल बॉन्ड होता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से किसमें सीधी श्रृंखला वाले कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ब्यूटेन में सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि ब्यूटेन का होता है C4H10, है ना, ये सीधी श्रृंखला में होती है। CH3 CH2 और फिर CH3, ये सीधी श्रृंखला में ब्यूटेन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पत्ती के किनारों के साथ कलिकाओं द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो ब्रायोफाइलम में, किसमें? ब्रायोफाइलम में अलग करता है। थैंक यू।